मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग इंग्लैंड में किया जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है और 12 में क्या परिभाषा दी गई है राज्य की। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं: भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार व विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। ये सब शामिल है किसमें? अनुच्छेद 12 राज्य के शब्द में। अनुच्छेद 13 क्या है? इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 में के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन बाध्य योग्य हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 266 के तहत, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 एवं 19(1)(f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कहाँ की गई थी? 1931 के कराची अधिवेशन में प्रारूप बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब मौलिक अधिकार पहला है समता या समानता का अधिकार 14 से 18। 5 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 4 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 4। और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 2। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32-1, यानी कि 5-4-2 4-2-1। ठीक है, इस तरह से है। अब है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समता विधि के समक्ष समता किससे ली गई है? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान कितने हैं? 5। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अपवाद क्या है इसका? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इसका अपवाद है। अनुच्छेद 17
अस्पष्टता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत करता है। अस्पष्टता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई उपाधि कोई अन्य देश दे रहा है तो पहले हमें भारत के राष्ट्रपति से उसको क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब पुरस्कार हैं जो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार पहला कौन सा है? समता का अधिकार पढ़ लिया हमने, 14, 15, 16, 17, 18। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, 4 है इसमें। पहला है अनुच्छेद 19। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन अब 6 है। 19F संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। कौन कौन सी 6 स्वतंत्रता है? 19A बोलने की स्वतंत्रता, B शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, C संघ बनाने की स्वतंत्रता, D किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता और E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, G कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में है बोलने की स्वतंत्रता में, क्योंकि प्रेस का काम बोलना ही तो है। अब है 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। ये नहीं कि आपने एक बार चोरी की और 5 बार सजा मिल रही, नहीं, एक चोरी के लिए एक ही सजा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यानी कि जब आपने चोरी की तब 2 साल का प्रावधान था, बाद में 6 साल हो गया प्रावधान, तो आपको 2 साल की ही सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने भले चोरी की हो, लेकिन न्यायालय में आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आपने चोरी की है। ये पुलिस का काम है साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध करना कि आपने चोरी की है। अगला है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमने क्या पढ़ा था? आपातकाल के समय प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अलावा अन्य मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21A राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। 22 क्या है? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें लाने ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह देने का अधिकार होगा। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है।
वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब निवारक निरोध, जिसके आधार पर पुलिस बिना बताए आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी कारण बताए। सरकार ऐसी व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसे इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन मेंशन नहीं किया है कि यह कितना शीघ्र देना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधी अब तक बनाई गई विधियां कौन कौन सी हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद की 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 नीशा 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया था ये। अगला है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है जिसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। कोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। कोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद कोटा एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला है हमारा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, उसको शोषण नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अगला है अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने
या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस क्या है? इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अगला है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश यानी मैंडमस। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला है उत्प्रेषण, सर्टररी। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अगला है क्यूटो वारंटो, अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करना का उसे क्या नहीं था, वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता तब तक वो क्या नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता है। अब है दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। क्या है? क्षमा, पार्डन, पूर्णतः मुक्त कर देना। इसका तकनीकी मतलब होता है अपराध कभी हुआ ही नहीं। लघुकरण, कॉम्यूटेशन, सजा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार, रेमिशन, सजा की अवधि बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना जैसे शारीरिक अपंगता या फिर महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। और प्रविलंबन होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगाने के लिए आ जाते हैं कौन सा कब हुआ।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में से पूर्व यह क्या निर्धारित था कि संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ में कहा कि संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद सरकार ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में, और इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया जा सकता है। यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जब उच्च न्यायालय ने कह दिया कि संशोधन नहीं कर सकते, तो सरकार ने 24वां संविधान संशोधन ले आई कि हम संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद आया केशवानंद भारतीवाद 1973 में, और इस प्रकार के संशोधन में विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया। और केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य में क्या दिया गया था? मूल ढांचे की अवधारणा दी गई, जिसमें कहा कि सरकार संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन से क्या नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए नागरिकों को। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5 जोड़े गए और ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले आया 24वां, फिर आया 42वां संशोधन। अब आया मिनर्वा मिल्स वाद। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का क्या कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। इसके द्वारा 42वें संशोधन की गई व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी कि जो सिर्फ हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिबंध। 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 19, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता। 29, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 30, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। और कौन से ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A, व्यक्ति का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये हमारे साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। 23, बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। 25, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। 26, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। 27, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। और 28 है कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। ये सब इंडियंस और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अगला है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। क्या कहा है? भारत के संविधान की अनूठी विशेषता। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। अब कौन कौन से हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत? अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। 39 आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांतों का उल्लेख है। 38 में कहा कि आर्थिक न्याय मिले, फिर 39 में कहा कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांतों का उल्लेख है। उसके बाद 39 क में पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। 39 ख में कहा समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का क्या करेगा? राष्ट्रीयकरण कर सकता है। 39 ग में क्या कहा? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो, यानी धन का समान वितरण। 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 र कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था तक दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप ना हो। च में कहा है 39 च बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों व अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। खंड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है आर्टिकल 40। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में है कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। 40 एवं कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। 48 ए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। और 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण यानी 50-50। तो 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। उपयुक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। कौन से हैं? 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? के.टी. शाह का। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं जबकि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं।
और डीपीएसपी भाग 4 में है, जबकि अधिकार 3 में है। इनको डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। डीपीएसपी समाज की भलाई के लिए है और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। डीपीएसपी सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। डीपीएसपी राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और हमने रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया है। संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अब मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में ही निहित है।